हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरमेंट्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज एपिसोड नंबर 2 शुरू हो रहा है ऑनलाइन लेक्चर 8 का ही, ठीक है। दैट इज फॉर कनेक्टेड मोशन। तो पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया था आपको कल के लेक्चर में। तो आज अगला लेक्चर कनेक्टेड मोशन का कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर द कनेक्टेड मोशन न्यूमेरिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, कि किस प्रकार की प्रॉपर्टीज और इसके कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे पास आ सकते हैं। क्लियर है जी। सो लीजिए जी, आज का कंसेप्ट जो है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस न्यूमेरिकल के साथ ही शुरू करते हैं। दिस इज द न्यूमेरिकल फॉर पुली। आपने पुली के कई क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने आपको ट्राई करवाए। तो पुली के बेसिकली जो मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पुली होती है और उस पुली के साथ 2 मासेस होते हैं। हमें पता करना होता है कि उसकी एक्सेलरेशन और उसकी टेंशन क्या होगी। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं एक्सेलरेशन और टेंशन का और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे केस कुछ अलग हुआ। यहाँ पे एक पुली नहीं, अब यहाँ पे 2 पुलीज हैं। ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे जो काम आने वाला बात है वो आपको ये बात की शिक्षा देता है कि कभी भी फॉर्मूला ओरिएंटेड कंसेप्ट मत सीखिए। अगर फिजिक्स का लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो वो जस्ट फॉर्मूला निकालने के लिए प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ। अगर मैं कनेक्टेड मोशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो उसमें हम सिर्फ फॉर्मूला नहीं निकाल रहे, वो कनेक्टेड मोशन को हैंडल कैसे करना है हम वो भी निकाल रहे हैं। तो इसमें वही काम आएगा। अब ये तो मैंने बाई चांस 2 पुलिस का बना, 2 पुली का बनाया, 3 पुलिस भी बन सकती हैं, 4 पुलिस भी बन सकती हैं, जितनी मर्जी पुली बन जाए। जो तरीका मैंने आपको बेसिक सिखाया है मैं उसी तरीके के साथ ही निकालूंगा और आपने भी उसी तरीके के साथ जैसा मर्जी क्वेश्चन मोल्ड होकर आ जाए आपने उसी वे के साथ ही उसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम करेंगे क्या, थोड़ी सी बात बस इसमें सीखने वाली है, उसके साथ ही क्वेश्चन आराम से हो सकता है। पहले जो वैल्यूज हम यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं हम उनको मर्ज करेंगे, यानी कि जितनी हमारे पास नॉलेज है। नॉलेज किस प्रकार की, सोचने वाली बात है कि अब जब ये सिस्टम रिलीज होगा तो इसमें क्या होने वाला है, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही ये सिस्टम हम रिलीज करेंगे तो होगा क्या, ये भारी है, 4 किलोग्राम का मास ज्यादा बड़ा है, तो 4 किलोग्राम का मास वाली जो ये पुली है ये नीचे आनी शुरू होगी। ये रोटेटेबल है ना, तो ये चक्रव्यूह में आ जाएगी, चक्कर खाने शुरू हो जाएगी। तो ये पुली घूमते 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 4 किलोग्राम वाली नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। और ये जो 1 किलोग्राम वाली है, ये 1 किलोग्राम वाला जो है ये मास किस तरफ आना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इसमें अब देखने वाली बात क्या है कि ये डायरेक्शन कैसी कैसी बनेंगी कि ये जो 1 किलोग्राम है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो 4 किलोग्राम वाली है ये किस तरफ आ रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है। ये बात सबसे मेन है। दूसरी ओर अब बात आती है इसके टेंशन की, कि टेंशन कितना कितना। तो टेंशन से पहले हम वेट मार्क कर लेते हैं कि 1 किलोग्राम का जो वेट है वो नीचे की तरफ मार्क होगा, दैट इज mg। mg को हम 1g लिख लेते हैं, ठीक है। और 4 किलोग्राम वाले को हम लिख लेते हैं mg, इसको हम लिख देते हैं 4g। नो डाउट अगर वेट नीचे की तरफ है तो टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी। तो यहाँ पे हम टेंशन भी मार्क कर लेते हैं। तो टेंशन कितनी कितनी, इस 1g के ऊपर टेंशन लगी T और इस 4 किलोग्राम वाले के ऊपर भी क्या लग रही है, यहाँ पे टेंशन लगनी शुरू हो रही है। और ये भी टेंशन कितनी हुई T और ये भी टेंशन क्या हुई T। अब जो सोचने वाली बात है यहाँ पे, जो मेजर बात है सीखने वाली, वो क्या होगी, वो ये होगी कि मैं अगर मान के चलूं कि 4 किलोग्राम वाला मास जो है वो नीचे आना शुरू हो रहा है, बिल्कुल आएगा, और मैं ये लेट करके चलूं क्योंकि एक्सेलरेशन बताई तो है नहीं, पता करने को बोला है कि एक्सेलरेशन बताइए कितनी होगी, किसके ऊपर, 1 किलोग्राम वाले मास के ऊपर। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर हम 4 किलोग्राम के बारे में सोचें तो 4 किलोग्राम की अपनी एक्सेलरेशन लिखती कि नीचे की तरफ आ रहा है विद एक्सेलरेशन a। तो क्या 1 किलोग्राम भी a एक्सेलरेशन के साथ ही ऊपर जा रहा है? क्या 1 किलोग्राम वाला मास भी a एक्सेलरेशन के साथ ही ऊपर जा रहा है? जवाब है नहीं। कारण आप खुद सोच सकते हो कि यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पे 2 स्ट्रिंग्स काम कर रही हैं, 2 टेंशन्स काम कर रही हैं जस्ट एक टेंशन को उठाने के लिए। तो नेचुरली बात है, पहले क्या होता था, पहले एक ही पुली होती थी, उसके साथ एक वायर होती थी। तो नेचुरली बात है सिर्फ 2 मासेस कनेक्ट होते थे एक पुली के साथ, तो जो एक्सेलरेशन इसमें आई वही एक्सेलरेशन इसमें आई। लेकिन इसमें अब क्या है, यहाँ पे 2 पुलिस काम कर रही है, एक ये पुली काम कर रही है, एक ये पुली काम कर रही है। ये पुली तो
कितनी एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, ए एक्सेलरेशन, लेकिन दूसरी पुली भी उस जैसी ही एक्सेलरेशन पैदा करेगी। ठीक है, तो 4 किलोग्राम को मास को नीचे लेकर आने के लिए तो ये पुली जो है काम करनी शुरू होगी, लेकिन 1 किलोग्राम को ऊपर उठाने के लिए कौन कौन सी काम करेगी, डायरेक्टली ये और इनडायरेक्टली ये वाली। दो पुलीज 1 किलोग्राम के मास को ऊपर उठाने के लिए काम आ रही है, लेकिन ये जो 4 किलोग्राम का मास है वो जस्ट इसी पुली के सहारे नीचे आना शुरू हुआ है। तो यहां पे ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे दो टेंशन प्रोवाइड हो रही हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही टेंशन पैदा हो रही है। यहाँ पे मतलब दो स्ट्रिंग्स मिलके एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही हैं, वहां पे एक ही एक्सेलरेशन जो है पैदा हो रही है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि भाई अगर इसकी एक्सेलरेशन मैं ए लिख रहा हूं नीचे आने की, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इससे 2 गुना होगी। अब अगर ये पुलीज नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाएंगी, वहां से वैसे एक्सेलरेशन भी मैं चेंज करता जाऊंगा। अगर टेंशन बढ़ जाएगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी चेंज होती जाएगी। तो ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है जो आपको सोचनी होगी इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर एक्सेलरेशन इस 4 किलोग्राम की नीचे की तरफ ए है, तो ये तो 100% है कि इसकी एक्सेलरेशन ए तो हो नहीं सकती। ये प्रैक्टिकल बात है, ये आप कॉमन सेंस है कि 4 किलोग्राम वाला अगर ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है तो 1 किलोग्राम वाला ए के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे एक पुली नहीं, वहां पे 2 पुली काम कर रही है। तो वो एक्सेलरेशन बढ़ाएंगी इसकी, वो इसके अंदर एक्सेलरेशन इंक्रीज करेंगे, तो वो 1 किलोग्राम वाला डबल एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा। एक तो ये पुली और एक ये पुली का इफेक्ट इसको खींचने में मदद करेंगे। तो इस कारण पहला बस यही फैक्ट हमारे माइंड में हो और इसी फैक्ट के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन अगर ए है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उससे डबल होगी। चलिए तो अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सिनेरियो वही रखेंगे हम कि हम जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम हम यही रखते हैं कि इस क्वेश्चन के जितने पार्ट्स बन सकें, जितने पॉसिबल पार्ट्स बन सकें, हम इस क्वेश्चन को उतने पॉसिबल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास पहला पार्ट तो यही बन रहा है, एक सिंगल पुली वाला, ये वाला। तो हमने उठाया यही पार्ट, किसके लिए, फॉर 1 किलोग्राम मास। लो जी, अब वही बात आ जाती है कि बंदा अपना जो ऑब्जर्वर है, जो असिस्टेंट है, वो कहां पे खड़ा गए। तो ये जो 1 किलोग्राम वाला मास है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि 4 किलोग्राम वाला नीचे जा रहा है, ये इसको खींच रहा है। तो 1 किलोग्राम वाला ऊपर की तरफ जा गया खिंचाव के कारण, तो हमारा जो असिस्टेंट है वो यहाँ पे खड़ा हो गया। उसको सबसे पहले क्या दिख रही है, उसको सबसे पहले टेंशन दिख रही है। वो टेंशन कितनी, टी। उसके बाद उसको क्या दिख रहा है, एक वेट दिख रहा है, दैट इज 1g, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो ये कितना हो गया, t माइनस 1g। और ये सब कुछ किसके बराबर होता है, ये हमारी पुरानी बात हो चुकी है कि ये नेट फोर्स के बराबर होता है। और नेट फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगी, डबल होगी। और मास मैंने ऑलरेडी बता दिया कितना, 1 इंटू 2a। पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया इस 1 किलोग्राम के मास के लिए। दूसरी इक्वेशन, फॉर 4 किलोग्राम मास। दूसरी इक्वेशन की बात कर लेते हैं, पहली इक्वेशन कंप्लीट। तो दूसरी इक्वेशन के लिए ये वाला पार्ट है हमारे पास, और ये बॉडी किस तरफ आ रही है, ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। तो बंदा किस तरफ खड़ा होगा, जो हमारा असिस्टेंट है वो दूसरी फिगर के लिए नीचे की तरफ खड़ा है, ये नीचे की तरफ खड़ा है। तो उसको सबसे पहले क्या दिख रहा है, उसको सबसे पहले वेट दिख रहा है, कितना, 4g। हो गया। उसके बाद उसको क्या नजर आ रहा है, उसके बाद ध्यान रखना, उसके बाद उसको टेंशन नजर आ रही है, लेकिन टेंशन एक नहीं, 2 स्ट्रिंग्स में पैदा हुई टेंशन नजर आ रही है। 2 स्ट्रिंग्स में पैदा हुई टेंशन नजर आ रही है, जिसकी वजह से इसकी एक्सेलरेशन भी डबल हुई है। क्योंकि एक टेंशन की अगर एक्सेलरेशन हो रही है तो उसकी वजह से ये डबल एक्सेलरेशन के साथ खींचाव पैदा हो रहा है। तो टेंशन कितनी है, 2। मतलब पुली तो पार्टिसिपेट कर ही रही थी, उसी 2 पुलिस ने 2 टेंशन पैदा कर दी है। ये भी बोल सकते हैं, सिस्टम ही ऐसा बनेगा, और कोई बन ही नहीं सकता था। ठीक है, तो 2 टेंशन यहाँ पे पैदा हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, वो ऑब्जर्वर को अब उसके बाद 2 टेंशन नजर आ रही है जो कि सेम डायरेक्शन में थी, लेकिन उस वेट से इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है।
यानी कि सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 4g माइनस 2t, 4g माइनस 2t। और ये सब कुछ किसके बराबर, नेट फोर्स के बराबर। और वो कितनी, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 4 और एक्सेलरेशन। तो ये फैक्ट हमारा सबसे पहला जो है वो कंप्लीट हुआ है इस केस के अंदर कि किस प्रकार से एक्सेलरेशन और किस प्रकार से हम बाकी वैल्यूज को डिनोट करेंगे। नाउ लास्ट स्टेप इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड दीज बोथ इक्वेशंस, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशंस को ऐड करना शुरू किया। पहली इक्वेशन t माइनस 1g, दूसरी इक्वेशन प्लस 4g माइनस 2t इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया, 2a प्लस 4a, 4 प्लस 2 दैट बिकम्स इक्वल टू 6a। तो ये हमारे पास कितना आ गया, t माइनस 2t दैट इज इक्वल टू माइनस t, ये 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस 3g इक्वल टू 6a। तो ये हमारे पास कंसेप्ट आना शुरू हो गया इस केस के अंदर। अब हमें अब ये देखना है कि आंसर्स किसकी फॉर्म है, क्योंकि ऑप्शन भी दी गई है। तो आप देख सकते हो कि मैंने जी को जो है वो खत्म नहीं किया है, ठीक है, जो जी है वो खत्म नहीं हुआ है, जी को हमने खत्म नहीं किया। तो हमें आंसर्स की तरफ भी देखना होगा कि किस तरह से हमने आंसर्स को हैंडल आउट करना है, किस तरह से हम आंसर्स बनाएंगे, ठीक है, उनको भी हमें ध्यान से देखना है। तो हम आंसर देख रहे हैं, इसके आंसर किस तरफ से आ रहे हैं, आंसर हमेशा जी की फॉर्म में बन रहे हैं। जो आंसर है हमारे वो किसकी फॉर्म में बन रहे हैं, वो जी की फॉर्म में बन रहे हैं। और यहां से हमें क्या निकालनी है, यहां से हमें एक एक्सेलरेशन निकालनी है। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन यहां से निकालेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे। तो अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें जो कंसेप्ट को अपनाना है, अब ये सोचना है कि किस तरह से ये कंसेप्ट को अपनाया जाए ताकि हमारे पास जो है परफेक्ट आंसर इसके अंदर बन सके, ठीक है, किस तरह से हम परफेक्ट आंसर इसके अंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो चेंज करना होगा। हमें पता लग गया, ये सिंपल था जो मैंने बताया था आपको कि दो इक्वेशंस को ऐड करो और आंसर निकालो। अब जब हमने दो इक्वेशंस को ऐड किया तो हम देख रहे हैं कि आंसर एक्सेलरेशन का जी की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हमारे पास क्या बच रहा है, टी बच रहा है। तो करना तो यही है, बदलना कुछ नहीं है, करना तो इसी प्रकार से होगा, लेकिन थोड़ी सी चेंज के साथ एडिंग करेंगे। एडिंग अब डायरेक्ट नहीं करेंगे, एडिंग थोड़ी सी चेंज के साथ, तरीके के साथ एडिंग करेंगे। एडिंग इस प्रकार से, हम यहाँ पे मान लीजिए जो एडिशन करने जा रहे हैं वो इक्वेशंस की फॉर्म में एडिशन करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। अब दोनों में फर्क क्या है, इक्वेशंस की फॉर्म में ऐड करने का मतलब क्या है कि t माइनस जी इक्वल टू 2a, उधर आ गया 4g माइनस 2t इक्वल टू 4a। समझ रहे हैं ना आप कि दो इक्वेशंस को ऐड करना है। तो वो कैसे होता है कि हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2t माइनस 2g इक्वल टू 4a, ठीक है, और इधर बन जाएगा 4g माइनस 2t इक्वल टू 4a। यहां से क्या देखा जाएगा, 2t के साथ 2t कैंसिल, 4g माइनस 2g आ गया हमारे पास 2g, और 4a प्लस 4a ये कितना आ गया हमारे पास 8। तो a कितना आ गया, 2g अपॉन 8। ये तरीका अपना सकते हो, यानी कि कंपटीशन में ये बात ध्यान से देखने वाली होगी। कंपटीशन में अगर कई बार जी की फॉर्म में आंसर होता है तो उसको हैंडल करने के लिए ये स्टेप हमें उठाना पड़ेगा। डायरेक्ट ऐड किया तो टी बचा, प्रॉब्लम आई, उसको चेंज करने का तरीका है। तो 2 के साथ 8 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, g/4। लेकिन क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, एक्साइटमेंट में बताना, ओके g/4 टिकट, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना क्या पूछा है, द एक्सेलरेशन ऑफ दी 1 किलोग्राम मास। किसके अंदर एक्सेलरेशन पता करनी है, 1 किलोग्राम मास के अंदर एक्सेलरेशन पता करनी है। और वो 1 किलोग्राम वाला मास कौन सा है, 1 किलोग्राम वाला मास मतलब ये वाला मास, इसके अंदर एक्सेलरेशन पता करनी है।
तो इसके अंदर एक्सेलरेशन पता करने के लिए सबसे पहले ये जा किस तरफ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इस ऑप्शन के अंदर डाउनवर्ड वाली ऑप्शन तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकती, ये जा ही ऊपर की तरफ रहा है। ओके, दो अपवर्ड वाली बची हैं, दोनों में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक रहता है। तो अब हमारे पास ए का आंसर आया है, ए मतलब ये वाला, हमें किसका चाहिए आंसर, 2a चाहिए। तो 2a कितना होगा फिर, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम मास इक्वल टू 2a, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ये जो हमने निकाला है g/4, ये कितना आ गया, g/2, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कौन सी ऑप्शन सी बनेगी, सी ऑप्शन जो है हमारी बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगी। क्लियर है जी। सो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। इसमें की पॉइंट जो था सबसे मेजर वो ये था, जो आपकी नॉलेज बनेगी, जो आपकी नॉलेज का पार्टिसिपेशन होगा। और दूसरा तरीका मैथमेटिक्स एरर तो कई बार हो जाती है कि हम जैसे पहले इक्वेशंस को ऐड कर रहे थे, उससे बात नहीं बनी, बच्चा छोड़ के भाग जाता है क्वेश्चन को, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन मैथ्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तरीके बताता है, अरे एक तरीके से नहीं हुआ तो दूसरा देखो, होगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स इस तरह से ही है कि फिजिक्स में अगर एक फॉर्मूला नहीं लग रहा, दूसरा ट्राई करके देखो, जरूर बनेगा कुछ ना कुछ। और यहाँ पे ही गलती मेजर हो सकती थी, और ये कॉमन सेंस लगानी होगी यहाँ पे कि अगर ये एक्सेलरेशन एक के साथ जा रहा है तो वो सेम के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस दो है, दो पुलिस एक्सेलरेशन डिफरेंट पैदा करेंगी, एक होती तो सेम एक्सेलरेशन पैदा करती। क्लियर है बच्चों। तो इसके साथ ये न्यूमेरिकल जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब कल के हमारे उस कंसेप्ट को, कनेक्टेड मोशन के उस रिलेशंस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल मैंने आपका 80% काम कंप्लीट करवा दिया था, आज सिर्फ 20% काम और आपके साथ डिस्कस करना है, ताकि हमारा कनेक्टेड मोशन का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाए। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूरी भरमार में है, डीपीपीज और आपके पास जो मॉड्यूल्स है उनमें ये असाइनमेंट्स का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है जी, वो ये आपके असाइनमेंट्स को एकदम सही और संतुष्ट करके आपको ये कनेक्टेड मोशन आप तक तैयार कर देंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हमारे कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट, अब कनेक्टेड मोशन का नेक्स्ट कंसेप्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए जी फोर्थ पॉइंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कुछ ब्लॉक्स पड़े हैं, कुछ मासेस पड़े हैं। एक मास ये हो गया, इसके साथ अटैच एक मास ये हो गया, इसके साथ अटैच एक मास ये हो गया। ठीक है, ये मासेस कौन कौन से हैं, ये मासेस हैं, ये मास हो गया M1, ये मास हो गया M2, ये मास हो गया M3, और एक मास और है ये वाला। और ये मास कितना हो गया, ये मास हो गया M। 4 मासेस यहां पे रखे हुए हैं। चारों के चारों मासेस हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखे हैं। फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर ये चारों मासेस हमने रखे हुए हैं। इनको खींचा जा रहा है, इनको खींचा जा रहा है, इसके साथ रस्सी लगा दी और इसके यहां से पकड़ इसको खींच रहे हैं। फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब फ्रिक्शन कितनी लग रही है, 0 लग रही है। यहां से पकड़ के इसको खींचा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है वही कि नो डाउट कि एक्सेलरेशन और टेंशन कितनी होगी। सबसे पहला पॉइंट जो नोट करने वाला है कि इस कंसेप्ट के अंदर जो ये स्ट्रिंग्स लगाई हैं, इन सभी स्ट्रिंग्स के ऊपर टेंशन अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि नेचुरली बात है कि ये 2 है,
ये 4 है, तो इसके ऊपर जो बोझ पै रहा है वो 2 और 4 के कारण ही पड़ रहा है, बाकियों के कारण भी साथ में पड़ेगा। लेकिन M3 और M2 के बीच में जो ये स्ट्रिंग लगी है, इसके ऊपर जो लोड पड़ रहा है वो M2 के, M3 के और M4 के कारण पड़ रहा है। जो ये है M3 और M4 के बीच में रस्सी लगाई है, उसके ऊपर लोड सिर्फ और सिर्फ किसका पड़ रहा है? M4 का पड़ रहा है। मतलब ये रस्सी बहुत ज्यादा टेंशन लेकर जा रही है, ये उससे कम, ये उससे कम। ऐसे इनके अंदर जो टेंशन हैं वो अलग अलग हैं। हम इसको रिप्रेजेंट भी करवा देते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो T1, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो T2, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो कितनी है? T3। इन स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन जो है वो एक्ट कर रही हैं और वो हमने आपके सामने रिप्रेजेंट करवाई है। और इस सारे सिस्टम को खींचा जा रहा है विद फोर्स F। नेचुरली बात है, इसके अंदर क्या पैदा हुई है? इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो पैदा हुई। तो सबसे पहला स्टेप यही पूछा जाता है कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो उसके लिए ऐसे केसेस के ऊपर जो सरफेसेस के ऊपर पड़े होते हैं बॉक्सेस वगैरह, उनके ऊपर अगर एक्सेलरेशन ढूंढनी पड़ जाए तो ऐसे केस में सिंपल सा काम ही करना होता है। काम क्या करना है कि हमें फोर्स लगा देनी है कि फोर्स किसके बराबर होती है। सिंपल सा होगा कि फोर्स किसके बराबर होती है। तो फोर्स होती है इन सभी मासेस का एडिशन। फोर्स होगी M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज, यानी कि फॉर्मूला बन गया कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें क्या निकालनी है? हमें यहां से एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? फोर्स ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो ये हमारे पास पहला कंसेप्ट आपके सामने आ गया कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेप। नाउ दूसरा स्टेप जो पूछा जा सकता है वो है इन टेंशंस के बारे में कि हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशंस फॉर दिस टेंशंस। तो टेंशन को निकालने के लिए जैसे हमने सबसे पहले टेंशन निकालनी है T1, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसको निकालने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि उस पोर्शन को पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो ये हमने क्या किया? एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले हमें एक्सेलरेशन के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, अब इतना करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा न्यूटन सेकंड लॉ लगाया और आंसर आ गया। अब अगर मान लीजिए टेंशन निकालनी है, उसके लिए वही पुराना काम कि उसका एक पार्ट उठा लो, कि जिस पार्ट की आपने टेंशन पता करनी है वो पार्ट आपके सामने है। ठीक है, तो जब आप उस पार्ट की टेंशन को पता कर रहे हो, ठीक है, ये मास कितना है? टेंशन फॉर T1 मतलब मास कौन सा? M1। ठीक है, मास कौन सा? M1। उसके लिए पता कर रहे हो तो सिर्फ वही पार्ट उठाया, नो डाउट। अब ये सोचना है कि भाई कौन सी वैल्यू पहले निकालनी है, तो उसका मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि अपना असिस्टेंट खड़ा करो, वो वहां पे खड़ा होगा जिस तरफ बॉडी जा रही है। बॉडी इस तरफ जा रही है, आपका वो असिस्टेंट, वो ऑब्जर्वर भी उसी डायरेक्शन में खड़ा है, तो उसको सबसे पहले क्या दिख रहा है? उसको सबसे पहले F दिख रही है, उसको सबसे पहले क्या दिख रही है? एक फोर्स दिख रही है। उसके बाद उसको क्या नजर आ रही है? एक टेंशन, और वो टेंशन कितनी? T1। पर ऑब्जर्व क्या किया गया कि फोर्स और टेंशन T1 दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो क्या लगा देंगे साइन? हम नेगेटिव लगा देंगे कि फोर्स और टेंशन की डायरेक्शन ऑपोजिट है, साइन क्या लगा दीजिए? नेगेटिव। और ये सब कुछ किसके बराबर? इस मास नेट फोर्स के बराबर, और वो नेट फोर्स कितनी है? मास इनटू एक्सेलरेशन। लीजिए, इस तरह से ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। वैल्यूज पुट करेंगे, एक्सेलरेशन पता है आपको, फोर्स पता है, वैल्यू पुट करेंगे, यहां से क्या निकल आएगी? T1 निकल आएगी। पहला काम खत्म। मान लीजिए आपको T2 पता करने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि M2 के लिए बाई चांस मास M2 के ऊपर T2 भी है, T1 भी है, कुछ भी पता करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन मास आप M2 यूज करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप M2 वाली डायग्राम उठा लीजिए। और वो M2 वाली डायग्राम कैसे नजर आ रही है आपको? M2 वाली डायग्राम नजर आ रही है इस प्रकार के, ये M2, ये टेंशन T1, ये टेंशन T2, एक्सेलरेशन।
और अब आपका ऑब्जर्वर वहीं पे खड़ा होगा जिस तरफ बॉडी खींची जा रही थी, और उसको सबसे पहले अब क्या नजर आ रहा है, उसको यहां से शुरू करना होगा। अगर इस मास की बात कर रहे हो तो यहीं से शुरू होगी बात। उसको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, टेंशन T1, उसके बाद T2, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, साइन नेगेटिव, और ये सब कुछ किसके बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। अब T1 निकाल लिया था, वैल्यू पुट किया, यहां से क्या निकाल लूं, T2 निकाल लूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है, पूरे बढ़िया 3 मार्क्स का क्वेश्चन और कंपटीशन में बढ़िया अच्छा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आएगी। तीसरा, अगर M3 के ऊपर निकालनी है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी कि M3 के लिए भी अब वैसा ही काम हो रहा है जो M2 के लिए हो रहा था, कि जब M3 की डायग्राम को उठाएंगे तो उसके ऊपर सबसे पहले क्या है, T2, उसके बाद क्या है, T3, तो वहां पे ये लिखा जाएगा T2 माइनस T3 इज इक्वल टू M3 इंटू A। यहां से आप T2 की वैल्यू पुट कीजिए, T3 निकाल लीजिए। नाउ लास्ट M4 के लिए, M4 की बात करेंगे तो M4 के लिए क्या हुआ, M4 के लिए क्या नजर आ रहा है, सिर्फ आपको M4 के लिए फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा है, T3 माइनस कुछ भी नहीं इक्वल टू M4 इंटू A। यानी कि T3 को निकालने के दो तरीके हैं, T3 को निकालने के दो तरीके हैं, और अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो फिर क्या होना था, फिर लास्ट में फ्रिक्शन आ जानी थी, यानी कि T3 में से मैं फ्रिक्शन को माइनस कर देता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि जब सरफेस के ऊपर, मतलब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मासेस लगाए हैं और उनको मूव करवाया जा रहा है, तो टेंशन वगैरह कैसे ढूंढनी है, तो वही कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करने होंगे। तो ये कनेक्टेड मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लैरिटी हुई होगी कि किस तरह से हम टेंशंस और मासेस को फाइंड आउट करते हैं। पिछले वाले कंसेप्ट से थोड़ा सा अलग है क्योंकि वहां पे वो वेट सस्पेंडेड था, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नए कंसेप्ट की तरफ, इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट, अब अगर माना जाए कि इसका एक न्यूमेरिकल किस प्रकार का आ सकता है, अगर इसका न्यूमेरिकल सोचा जाए तो किस प्रकार का आएगा, यू कैन राइट डाउन द न्यूमेरिकल ऑल्सो, कि इसका न्यूमेरिकल कैसा आएगा। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 10 किलोग्राम and 20 kilogram are connected by a massless string and are placed on smooth horizontal surface as shown in figure. If a force 600 Newton is applied to the 10 kilogram block, ये फिगर में बता रहा हूं कहां पे रखा है, टू दी 10 किलोग्राम ब्लॉक, then tension in the string is, तो हमें पता करना है कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी, then what will be the tension in the string। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास अब क्या है, दो मासेस हैं, उनको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, एक मास जो है वो 10 किलोग्राम का है
और दूसरा मास जो है वो 20 किलोग्राम का है। एक मास 10 किलोग्राम का, दूसरा कितने का? 20 किलोग्राम का। और उनके ऊपर क्या लग रही है? उनके ऊपर फोर्स लग रही है। उनके ऊपर क्या लगाई जा रही है? एक फोर्स लगाई जा रही है, दैट इज एफ। और हमें पता करना है कि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो कितनी होगी। व्हाट विल बी द टेंशन इन दी स्ट्रिंग। तो नेचुरली बात है कि किस टेंशन की बात कर रहे हैं। एक ही स्ट्रिंग लगी हुई है, उसके ऊपर क्या लग रही है? यहाँ पे टेंशन लग रही है, लेट वी सी टी। तो हमें क्या पता करना है कि वो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो कितनी। तो ऐसे केस में सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, आपको पता है, अगर आप पिछली इक्वेशंस को देखो तो हर इक्वेशन में नेट फोर्स की वैल्यू पुट करते वक्त एक्सेलरेशन की तो जरूरत पड़ ही रही है। एक्सेलरेशन की तो जरूरत पड़ ही रही है। तो एक्सेलरेशन की जब हमें पता है कि जरूरत पड़नी है, तो क्यों ना हम पहले एक्सेलरेशन ही पता कर लें। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन में सारे मासेस पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब हम टेंशन ढूंढते हैं तो उसमें सारे मासेस पार्टिसिपेट नहीं करते। जिस मास का स्ट्रिंग उसके पीछे लगा होता है, अगर ये मास लगा उसका स्ट्रिंग उसके पीछे है, तो सिर्फ वही मास पार्टिसिपेट करेगा। या उसके आगे है तो वही मास पार्टिसिपेट करेगा जिसकी स्ट्रिंग इस मास के आगे या जो उसके पीछे हो। ठीक है, जैसे ये मास है तो इसके आगे या जो पीछे है स्ट्रिंग, उसका कुछ भी पता करना है तो ये मास ही पार्टिसिपेट करेगा। अगर ये मास है तो इसके आगे और जो इसके पीछे, तो यही मास पार्टिसिपेट करेगा। एक एक मास पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब हम एक्सेलरेशन ढूंढते हैं तो सभी मासेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बात की गलती हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। तो वही पुराना काम, हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे तो फोर्स ढूंढ लेंगे। फोर्स कितना है जी? ये मास है हमारे पास m1, ये मास है हमारे पास m2। तो फोर्स कितना हो गया? m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया? फोर्स कितनी बता दी गया, कहते कितने फोर्स के साथ खींचा जा रहा है? 600 न्यूटन के साथ। तो फोर्स एक्सेलरेशन कितनी आ गई? फोर्स ओवर m1 प्लस m2। फोर्स आ गई 600 न्यूटन, m1 कितना है? 10 प्लस 20। तो ये कितना हो गया? 600 बाय 30। ये आंसर कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए, एक कनेक्टेड मोशन का ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, लेकिन उस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को आसान तरीके से कैसे करना है, जो हमने टाइप सीख ली तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हमारे लिए ऐसे हो जाते हैं कि जस्ट कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। यही फैक्ट होता है कि टॉपिक सीखो, कंसेप्ट को पकड़ो और इंप्लीमेंट करो, आपकी इंप्लीमेंटेशन जबरदस्त होगी। यही खासियत होती है टॉपिक को सीखने की। जब आप टॉपिक सीखते हो ना, जब एक कंसेप्ट को पकड़ते हो, ट्रिक अपनाते हो, तो आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं। जब हम ट्रिक ही नहीं अपनाते, रटाफिकेशन लगाते हैं, तो कभी भी न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो पहला आंसर हमारे पास आ चुका है कि एक्सेलरेशन इतनी होगी, लेकिन हमारा मुद्दा कुछ आज का कुछ और है। हमें क्या पता करना है? हमें तो टेंशन पता करनी है। तो टेंशन के लिए वही रूल कि हमें क्या करने होंगे, इन मासेस को अलग अलग करना होगा। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे m2 उठाऊं चाहे m1 उठाऊं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों की टेंशन कॉमन है। तो मुझे जो एप्रोप्रिएट लगा, मुझे ये लगा कि मुझे m1 मास को उठा लेना चाहिए। तो जब मैंने उसको उठाया, असिस्टेंट कहाँ पे खड़ा करेंगे? जहां पे वो फोर्स जा रही है। तो उसको सबसे पहले क्या दिखेगा? उसको सबसे पहले फोर्स दिखेगी, बाद में उसको क्या दिखेगा? टेंशन दिखेगी, और वो क्या बोलेगा? इसको कर दीजिए नेट फोर्स के बराबर। दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट है। तो टेंशन कितनी? टेंशन निकालनी है। तो टेंशन कितनी आ गई? F माइनस m1 इंटू ए। F कितना? 600 माइनस m1 कितना? 10। एक्सेलरेशन कितनी? 20। टेंशन कितना आ गया? 600 माइनस 200, दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन। दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, और आसान करना है? और आसान करना है आपको? तो क्या करोगे? ये उठा लीजिए, ये वाला कंसेप्ट उठा लीजिए, मतलब ये वाली फिगर उठाओ। क्या लिखोगे इसके अंदर? ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, T माइनस कुछ भी नहीं है, इक्वल टू नेट फोर्स। अरे ये तो आंसर सीधा ही आ गया, 20 इंटू 20। आंसर कितना? 400 न्यूटन। और शॉर्टकट ले लो, मतलब कंसेप्ट पकड़ा तो भी गलती तक तो गुंजाइश ही नहीं है। जो मर्जी करो, बड़े मेथड के साथ करो, छोटे मेथड के साथ करो, आंसर आपका 100% बनेगा और एकदम क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें ट्रिक के साथ। 5th टॉपिक, 5th कंसेप्ट, कनेक्टेड मोशन का केस और कैसा बन सकता है। तो ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, ये कोई टॉपिक नहीं है,
ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही उठाए हुए ट्रिक्स हैं जो जेई एडवांस और नीट के एग्जाम्स में आए हैं या जेई मेंस के एग्जाम में आए हैं। तो उन एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं ट्रिक की फॉर्म में आपको खिला रहा हूं, ताकि ये जब आप इंप्लीमेंट करो तो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करो। तो इस तरह से मैं ये कंसेप्ट आपको कराने शुरू कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास पिरामिड है, पिरामिड टाइप एक पहाड़ी है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा इसको डायग्राम को और अच्छा कर देते हैं, थोड़ी सी वाइड बना देते हैं। तो ये पहाड़ी है हमारे पास, पिरामिड टाइप। तो इसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, हमने इसके बिल्कुल जो इसकी नोक है वहां पे एक पुली सेट की हुई है। ये हमने यहां पे पुली सेट कर दी यहां पे। तो जब पुली सेट की है तो नेचुरली उसके लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रिंग और लगाकर हमने क्या कर दिए, मासेस को अटैच कर दिए। एक मास यहां पे अटैच कर दिया, एक मास यहां पे अटैच कर दिया, एक यहां पे अटैच है मास, और एक मास यहां पे अटैच। ऐसे दो मासेस पहाड़ी के ऊपर अटैच किए हुए हैं। तो ये एक इंक्लाइन प्लेन की तरह एक्ट हुए हुए हैं, तो इनके ऊपर एंगल एक्ट हो रहा है एक, तो ये एंगल हो गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये एंगल लेट मी से θ1 हो गया, ये एंगल कुछ भी और हो सकता है, θ2, जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, ये θ2, ठीक। और ये मास को हम बोल देते हैं कि ये मास है m1, ये मास है हमारे पास m2। लो जी, और देखा गया, देखा ये जा रहा है कि जो m1 मास है वो ग्रेटर देन है m2 के। m1 मास बड़ा है m2 से। जब m1 मास बड़ा है तो क्या होगा, m1 नीचे आएगा, m2 ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कुछ ऐसे लिखी जाएगी, इसकी m1 की एक्सेलरेशन ये m2 की एक्सेलरेशन। इस प्रकार से इनकी एक्सेलरेशन देखनी शुरू हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्दा वही पुराना, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन के साथ एक बात समझाई थी कि जब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर होते हैं तो वेट जो है वो हमेशा किस प्रकार से एक्ट करता है, वेट हमेशा इस प्रकार से एक्ट करता है, m1g। अगर दूसरी तरफ देखना है तो वेट उसका इस तरह से एक्ट करेगा, m2g। लेकिन हमारा जो असिस्टेंट है उसको सीधा देखने की आदत है, वो ये देख सकता है पहली चीज बाद में पहले कौन है, बाद में कौन है, तो उसको ये देखने की आदत है। तो हमें क्या करने पड़ते हैं हमेशा कि m1g और m2g के दो दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ते हैं ऐसे, ठीक है जी। कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, दो कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा आसान हो सके। टेंशन की बात करें तो नेचुरली बात है कि नीचे की तरफ आ रहा है तो स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन तो लगी होगी, ये टेंशन कितनी थी और ये भी टेंशन कितनी थी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो थीटा के साथ कंपोनेंट कौन सा बन गया, m1g cos θ1, और ये रिजॉल्व हो रहा है विद द रिएक्शन कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट कौन सा बन गया, m1g sin of θ, दैट इज θ1। सेम काम यहां पे भी कर सकते हो, ठीक है, कि ये भी यहां पे भी एक थीटा एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा m2g cos θ, और ये बन जाएगा m2g sin of θ, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। और ये रिजॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन। ये केसेस हमारे पास बनने शुरू हो जाते हैं। तो अब ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट होता है कि इस तरह से हमारी डायग्राम जो है वो तैयार हो चुकी है क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन वही है कि नो डाउट एक्सेलरेशन भी दोनों की कॉमन है, टेंशन भी दोनों की कॉमन है। तो हमें क्या पता करना है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन एंड टेंशन पता करनी है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी और टेंशन कितनी होगी। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम शुरू करेंगे फॉर इक्वेशंस,
कि पहले इक्वेशंस बनाएं, इक्वेशंस कैसे कैसे बनेंगी। जैसे कि m1 मास के लिए इक्वेशन किस प्रकार, तो m1 मास के लिए हम देख सकते हैं कि बंदा किस तरफ खड़ा हो। नेचुरली बात है, बॉडी यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, तो सिस्टम पहले ये वाला उठाएंगे, पार्ट्स में तो डिवाइड करना ही करना है, ये तो भूलना ही नहीं, ठीक है, पार्ट्स में तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे। और बंदा किस तरफ खड़ा हुआ है, बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। उसको सबसे पहले क्या दिख रहा है, उसको सबसे पहले एक वेट कंपोनेंट दिख रहा है m1g साइन ऑफ थीटा माइनस, उसके बाद उसको क्या दिख रहा है, टेंशन, और ये सब कुछ किसके बराबर होगा, नेट फोर्स के बराबर होगा, दैट इज m1 इंटू ए। दैट्स इट, सिंपल सा काम और आराम से हो गया। दूसरे के लिए आ जाओ, मतलब डायग्राम में को देखकर महसूस हो रहा है कि यार पता नहीं क्या कुछ होगा, लेकिन काम सिंपल है जी, एंगल दिए होंगे और वैल्यूज पुट हो जाएंगे आराम से। फिर आ जाइए दूसरे के लिए, फॉर मास m2, ये सिस्टम दिया सारे का सारा, अब बंदा यहाँ पे खड़ा होगा दूसरे के लिए, क्योंकि वो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, तो उसको सबसे पहले क्या दिखेगा, अब टेंशन दिखेगी T माइनस कॉम्पोनेंट m2g sin थीटा 2, क्योंकि कॉम्पोनेंट तो रिएक्शन के साथ ही रिजॉल्व हो रहा है, और ये सब कुछ किसके बराबर, एक एक्सेलरेशन के बराबर। लीजिए काम कंप्लीट हुआ, दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है जी, तो जब ऐड किया तो क्या आंसर आया, m1g sin थीटा 1 माइनस टी प्लस टी माइनस m2g sin थीटा 2 इक्वल टू a m1 प्लस m2। तो x, ये t के साथ t कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना आया, m1g sin थीटा 1 माइनस m2g sin थीटा 2 ओवर m1 प्लस m2। ये लीजिए हमारे पास तैयार हो चुकी है एक्सेलरेशन इसको कंप्लीट करने के लिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू विल पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन एनी ऑफ द अबव इक्वेशन एंड यू कैन फाइंड आउट द टेंशन आल्सो। जो मर्जी फाइंड आउट कीजिए, एक्सेलरेशन पता करनी है एक्सेलरेशन पता कर लीजिए, टेंशन पता करना है तो टेंशन पता कर लीजिए। तो ये होता है इंक्लाइन प्लेन का, ये भी एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चन को हमने किस प्रकार से हैंडल करना है। चलिए आखिरी जो कंसेप्ट है, आखिरी कंसेप्ट के ऊपर हम चल रहे हैं, आखिरी केस है हमारा आज का 6th नंबर। कि 6th नंबर केस हमारा किस प्रकार से बन सकता है। सिक्स नंबर केस कैसा है, उसमें अब क्या हो रहा है, 6th नंबर केस में 3 मासेस इस प्रकार से रखे हैं, जैसे 3 बुक्स लगा लीजिए, 3 ब्रिक्स लगा लीजिए, कुछ मर्जी लगा लीजिए, ये ऐसे रखेंगे। इनके साथ बांधी हुई है हमने स्प्रिंग, और इनको हम ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं विद द फोर्स। समझ आया अब क्या हो रहा है, पकड़कर ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। इन मासेस जो हैं ये डिफरेंट है। ये मास है m1, ये मास है m2, ये मास है m3, और एक्सेलरेशन इनके ऊपर कितनी आ रही है, सिंपल सा काम, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा जाता है, बहुत कुछ। पहली बात तो फ्रिक्शन 0 है जी, हवा में भी एक फ्रिक्शन होती है, वो भी 0 है, तो वो नहीं टेंशन लेनी उसकी। अब इसके ऊपर टेंशन पड़ रही है, लेट वी से T, ठीक है, एक टेंशन कितनी पड़ रही है T, इसके ऊपर टेंशन कितनी पड़ी T1, और इसके ऊपर टेंशन कितनी पड़ी T2। क्वेश्चन वही सेम कि एक्सेलरेशन पता करनी है, टेंशन पता करनी है, T1 बताइए, T2 बताइए, मुद्दा वो सेम है कि पहले इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन पता होगी तो सब कुछ निकल सकता है, इक्वेशन ना बने तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इक्वेशन के लिए क्या काम करना होगा, इक्वेशन के लिए सबसे पहले तो हमें पता है कि अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट कर लिए उन सभी में हमें एक्सेलरेशन की जरूरत तो पड़ी ही पड़ी है, एक्सेलरेशन तो हमें निकालनी ही होगी। तो एक्सेलरेशन निकालने का पहला टारगेट हम चलते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या कीजिए, ये सोचिए मत कि बीच में कोई टेंशन वगैरह है, ये सोचिए बॉडीज इकट्ठी ही हैं, तो अगर इकट्ठी बॉडीज होंगी तो कैसी नजर आएंगी,
सिर्फ किसके लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए बता रहा हूँ ये काम, क्योंकि टेंशन वगैरह में बच्चा उलझ जाता है कि वो सोचने लग जाता है कि सर मैं क्या करूं, यहाँ पे तो बीच में स्ट्रिंग्स भी हैं, फिर एक्सेलरेशन निकालनी बड़ी मुश्किल हो रही है। तो उसमें वो क्या करे, वो इकट्ठा कर दे। ये उसने तीनों बुक्स को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन में टेंशन पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है कि टेंशन कितनी लग रही है, एक्सेलरेशन कभी टेंशन के बारे में नहीं डिस्कस करेगी। तो ये खत्म कर दिया इसको। अब जब ये मासेस कितने हैं, ये M1, ये M2 और ये M3, अब क्या देखने को मिल रहा है कि भाई एक फोर्स लगा रहे हैं। ओके, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इन सभी का वेट लग रहा है, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G, और इसको हम ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब सिचुएशन बिल्कुल कामयाब हो चुकी है, सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, फोर्स को आएगी क्योंकि फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन कितनी ज्यादा है। अब लो जी, ये डायग्राम के ऊपर अपना बंदा खड़ा करो और इक्वेशन तैयार कर दो। बड़ी सिंपल सी बात होगी कि बंदा किस तरफ खड़ा होगा, ऊपर की तरफ खड़ा होगा, काम कुछ नहीं किया, सिर्फ स्ट्रिंग खत्म करके टेंशन खत्म की है, और वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ। ठीक है, वो हमने इमेजिनेशन किया, ये इमेजिनेशन पावर है हमारी। तो उसमें फिर उसको सबसे पहले क्या दिख रहा है, क्योंकि बॉडी तो ऊपर जा रही है ना, तो ऊपर से देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, फोर्स माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G इक्वल टू नेट फोर्स M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू। लो जी, काम खत्म हो गया। फोर्स माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G ओवर M1 प्लस M2 प्लस M3। सॉल्व करेंगे, पहला काम हमारा डिक्लेयर हो चुका है। दैट्स इट, कंसेप्ट खत्म। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला पार्ट था। अब टारगेट अगला आता है। अगला टारगेट क्या, अगला टारगेट है जी हमें टेंशन के बारे में पता करना है। हमसे पूछा जाता है कि बताइए टेंशन T1 कितनी, बताइए टेंशन T2 कितनी। अब देखिए उसके लिए क्या ट्रिक बताएंगे आपको। ट्रिक सुनिए अब ध्यान से। मान लीजिए पूछा गया कि बताइए फॉर टेंशन T2, बच्चा बोला सर T से शुरू करो ना, T भी तो है, वहीं से शुरू करो। चलो T1 के लिए, T1 के लिए बात कर रहा था। अरे बच्चा बोलते सर T से शुरू करो। अरे T और F में क्या फर्क है, एक ही तो बात है, जितनी F होगी उतनी T होगी, हम खींच रहे हैं। तो वो जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर तो हमने पकड़ा हुआ है, उसको खींचकर, उसको पकड़ा हुआ और उसको पकड़कर खींच रहे हैं। तो जितनी फोर्स लग रही है उतनी टेंशन लग रही है। और फोर्स निकालने के लिए हमारे पास तरीके भैया बहुत सारे हैं, दी भी हो सकती है और ढूंढ भी सकते हैं। ये तो काम हमने पहले से ही खत्म कर लिया। और दूसरे बात कौन क्या आता है, T1 आता है। T1 की बात हम शुरू कर रहे हैं। अब T1 के लिए क्या करें, T1 के लिए सोचने की जरूरत है। T1 के लिए जैसे पहले होता था कि जिस मास के आगे और जिस मास के पीछे लगा होता है उसको उठाइए, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि भाई जिस मास के आगे उठा लो कितना, T1, ये ढूंढना है। इसके नीचे क्या है, वो मास है कितना, M2। लेकिन ये बात नहीं भूलनी कि एक और मास भी है, उसका भी बोझ उठाना पड़ रहा है T1 को, उसका भी बोझ उठाना पड़ रहा है इस वायर को। ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, इसके ऊपर दो मासेस के बोझ पड़ रहे हैं, एक M2 और एक M3। M1 बेचारी कोई दुख नहीं दे रही है इसको, M1 ने क्या दुख देना है, M1 तो इसका बोझ इसको पकड़ कर रखी हुई है, उसका कोई दुख नहीं है इसको। लेकिन M2 और M3 दोनों के हैं कि एक बंदा पहाड़ से गिर रहा है, पहाड़ से गिरते हुए एक बंदे गिरा, उसके नीचे दूसरा गिर गया, उसने उसकी लात पकड़ ली, तीसरा गिरा, उसने उसकी लात पकड़ ली। तो बोझ जो पड़ेगा वो तो उस बंदे के ऊपर ही पड़ेगा ना जो सबसे पहले है, उसके ऊपर सभी का बोझ पड़ना शुरू हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे ठीक है कि जो ये M2 है इसके ऊपर बोझ इसका पड़ रहा है, जो ये M1 है इसके ऊपर बोझ इन दोनों का पड़ रहा है। ठीक है जी, तो ये इनके ऊपर कोई टेंशन नहीं डाल रही, ये थोड़ा M1 के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, यानी कि T टेंशन को इन तीनों का दुख झेलना पड़ रहा है। M2 को M3 का दुख झेलना पड़ रहा है। M2 मतलब M2 की जो टेंशन है उसका नाम क्या था, T1। तो जब T1 ढूंढना है तो ये जो T2 है उसको खत्म कर दो, क्या लिखो, सिर्फ M2 के साथ M3। ये नेट वेट कितना, M2 प्लस M3 की कुछ। और डायग्राम बनाने के लिए इमेजिनेशन का पावर इस्तेमाल करना होगा कि हमने उसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, तो बीच वाली टेंशन जो है वो नहीं काम आएगी, क्योंकि फिर वो तो अगर काम आने लगी फिर T1 का जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो नहीं निकाल पाएंगे, हम इंडिविजुअल वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ये आ गया जी, इन दोनों को इकट्ठा कर देना। इसमें ये बात याद रखनी है कि जब सस्पेंडेड होंगी, ये सस्पेंडेड की केस बता रहा हूँ, सस्पेंडेड केस में उनको क्या करना होता है, हमेशा इकट्ठा करना होता है। तो कितना आंसर आया फिर, वही
ऊपर की तरफ जो जा ही रहा था, बंदा ऊपर खड़ा ही है, तो कितना आ गया T1 माइनस M2 प्लस M3 इंटू जी इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू ए। ये हमारे पास इक्वेशन तैयार होगी है। एक्सप्रेशन वगैरह पुट कीजिए और क्या निकाल लीजिए, टेंशन निकाल लीजिए। दैट्स इट, काम खत्म। ठीक, ओके। नाउ फॉर टेंशन T2, T2 के लिए क्या करें, सिंपल सा काम। T2 को किसका बोझ उठाना पड़ रहा है, T2 को तो एक ही बोझ उठाना पड़ रहा है और वो और है दैट इज ओनली एंड ओनली M3। और वेट किस तरफ, M3 जी। बंदा ऊपर खड़ा, बोलेगा क्या, पहले क्या दिख रहा है, T2 माइनस M3 जी इक्वल टू M3 इंटू ए। निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है जी। सो इस तरह से जब सस्पेंडेड के केस देखे जाएंगे तो हम सॉल्व करेंगे। तो अगर ये समझ ना आए तो इसको फिर से चेक कीजिए। मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि किस तरह से एक स्ट्रिंग को खत्म करना है और बाकी स्ट्रिंग्स को फाइंड आउट करना है। चलिए जी, इसका एक न्यूमेरिकल चेक करते हैं कि किस प्रकार का न्यूमेरिकल इसका बन सकता है हमारे केसेस के अंदर। तो इसका न्यूमेरिकल कैसा होगा, जैसे न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि two masses of 5 kilogram and 3 kilogram are suspended with the help of massless inextensible string as shown in figure. The whole system is going upward. The whole system is going upward with an acceleration प्रोवाइड कर दी आपको, with an acceleration 2 meter per second square. The tension T1 and T2A, हमें क्या पता करनी है, टेंशंस पता करनी है T1 एंड T2 कितनी होगी। तो फिगर भी गिवन है, फिगर में क्या है कि एक मास है ये वाला 5 किलोग्राम का और ये वाला मास 3 किलोग्राम का, ठीक है जी। और इनके ऊपर टेंशंस लग रही हैं, एक टेंशन लग रही है इसके ऊपर T1 और ये टेंशन लग रही है इसके ऊपर T2। वीडियो को पॉज कर दो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, ठीक है जी। पॉज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करो कि जो प्रॉपर्टी मैंने अभी समझाई थी क्या उसके साथ ये न्यूमेरिकल हो रहा है। अगर कामयाब हो गए तो बढ़िया है, नहीं तो सीखिए, सिखा रहा हूं। पहले पॉज कर दो जी और सॉल्व करो। हाँ जी, तो सबसे पहले हम जब T2 निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है। T2 निकालने के लिए हमारे पास क्या है, T2 निकालने के लिए हमारे पास ये वाली फिगर है, सिर्फ इसको उठाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, T2, तो इसका वेट लग रहा है, जैसे फिगर बनानी हो तो बना भी सकते हो, ये T2 हो गया
इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ 3g और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड के साथ। सो t2 माइनस 3g इक्वल टू m इंटू t2 निकालना था, मास कितना है 3 इंटू एक्सेलरेशन कितनी 2, ये प्लस 3 इंटू g 10 कितना हो गया 6 प्लस 30, टेंशन कितनी आ गई 36 न्यूटन। और पहला आंसर डायरेक्ट इसके साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ सेकंड के बारे में, अब किसके लिए निकालना है 5 किलोग्राम वाले के लिए, मतलब फॉर टेंशन T1 के लिए। तो अब T1 निकालनी है हमें, तो T1 निकालने के लिए अब क्या करेंगे, अब तो T1 निकालने के लिए नेचुरली बात है, मैंने आपको बताया था कि जब हम T1 निकाल रहे होंगे तो T1 के लिए 5 और 3 दोनों ऐड कर देंगे, मतलब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो T1 निकालने के लिए दोनों इकट्ठे हुए और दैट्स इट, फाइनल करेंगे आंसर और आंसर निकाल लेंगे। कैसे करोगे, T1 है तो यहाँ पे ये T1 लग रही है, हमने क्या किया 5 को और 3 को दोनों को इकट्ठा किया, 5 किलोग्राम वाले को भी और 3 किलोग्राम वाले को भी दोनों को इकट्ठा किया और इनका वेट कितना हो गया 5 प्लस 3 इंटू जी। ऊपर की तरफ टेंशन पता करनी थी, तो इसमें फिर से ऊपर लेकर जा रहे हैं, बंदे को खड़ा किया, कितना आया T1 माइनस 5 प्लस 3 इंटू जी इक्वल टू 5 प्लस 3 इंटू ए। तो T1 कितना, ये हो गया 5 प्लस 3 इंटू ए मतलब 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 10, 16 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 96 न्यूटन। दैट्स इट। सो इस तरह से सिंपल न्यूमेरिकल का तरीका ये मेरे पास आपके सामने है। कई बुक्स में बहुत तरीके दिए हुए हैं, लेकिन जो मुझे रिलेटिव लगा कि सबसे इजी है और ट्रिक के साथ चल रहा है वो यही है। क्लियर है जी। तो इसके साथ आपका कनेक्टेड मोशन सारे का सारा होता है कंप्लीट विद द एक्सट्रीम प्रैक्टिस। एक्सट्रीम प्रैक्टिस कभी भी मेरे करवाने से नहीं आएगी, हमेशा आपके करने से आएगी। इसके लिए दो बातें आपके पास हैं, पहला मॉड्यूल और दूसरा डीपीपीज। मॉड्यूल आपके पास ऑलरेडी है, डीपीपीज आपके साथ शेयर होने जा रही हैं। इनको एक्ट करिए, इनके ऊपर सॉल्वेशन कीजिए, टाइम लगाइए और आपके न्यूमेरिकल्स एकदम से सही हो जाएंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, फ्रिक्शन को आगे बढ़ाएंगे। बाय बाय।